नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। वैसे गोवा में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, जहां पर आज इस मामले में अहम सुनवाई भी होनी है। गोवा में आज श्याम मनोहर पर्रिकर सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। वहीं मणिपुर में भी सरकार बनाने में बीजेपी नेता जुटे हुए हैं। राज्यपाल ने बीजेपी के विधायक दल के नेता बीरेन्द्र सिंह को सरकार बनाने का न्योता भेजा है। बीरेन्द्र सिंह ने कल राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया था। गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा में बीजेपी सरकार के बनने से पहले ही ग्रहण लग सकता है, क्योंकि आज श्याम मनोहर पर्रिकर जहां शपथ लेने वाले हैं, वहीं गोवा कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। पर्रिकर के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की मांग इस याचिका में की गई है। इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई भी होनी है। आपको यह भी बता दें कि गोवा कांग्रेस विधायक दल के नेता चंद्रकांत कवलेकर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और पर्रिकर को सीएम नियुक्त करने के राज्यपाल के फैसले को रद्द करने की मांग करती है। कांग्रेस पार्टी गोवा में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही है। कांग्रेस के विधायक आज राज्यपाल से भी मुलाकात इस मामले में करने वाले हैं। तो दो बड़ी खबरें हैं। एक तरफ जहां आज मनोहर पर्रिकर का शपथ ग्रहण समारोह आज शाम होना है, वहीं दूसरी तरफ उससे पहले सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ओर टिकी हुई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई आज होनी है, जो कि कांग्रेस की तरफ से दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि शपथ ग्रहण समारोह को रद्द किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें उन्होंने जीती हैं चुनाव में, इसलिए उन्हें पहले सरकार बनाने का न्योता गोवा में दिया जाए। वैसे मनोहर पर्रिकर के पास 15 दिन का समय होगा बहुमत साबित करने के लिए। शपथ ग्रहण समारोह की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी शपथ ग्रहण के लिए वहां पर पहुंचने भी वाले हैं। वैसे मनोहर पर्रिकर के पास 15 दिन का समय होगा बहुमत साबित करने के लिए। शपथ ग्रहण समारोह की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी शपथ ग्रहण के लिए वहां पर पहुंचने भी वाले हैं। पर्रिकर ने राज्यपाल को 21 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी थी और कुल मिलाकर 32 विधायकों के समर्थन का दावा बीजेपी खेमे की ओर से किया जा रहा है। सीधे रुक करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जहां से एडिटर न्यूज आंचल आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आंचल, कितनी देर में इस मामले में सुनवाई शुरू होगी? तान्या, अभी ये सुनवाई शुरू हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवालों की बौछार भी लग गई है। दो अहम सवाल जो कांग्रेस से पूछे गए हैं वो ये कि क्या कभी कांग्रेस ने दावा ठोका था सरकार बनाने का, नंबर 1, और नंबर 2 ये कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा, चीफ जस्टिस साहब ने ये सवाल पूछा कांग्रेस से कि कहीं पर भी कांग्रेस ने ये नहीं लिखा है कि उसके पास आंकड़े मौजूद हैं। कहीं पर भी कांग्रेस ने ये जिक्र नहीं किया है कि उसके 17 एमएलए विधायकों के अलावा भी उसके पास किसी और पार्टी या इंडिपेंडेंट का सपोर्ट है। तो कोर्ट ने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं किया गया है। 100 बातों की एक बात, तो कोर्ट ने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं किया गया है। 100 बातों की एक बात तान्या यहाँ पर ये है। बिल्कुल, तो आंचल हमें बता रही हैं कि दो अहम बातें जो सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आ रही हैं वो ये है कि कांग्रेस से दो तीखे सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से पूछे गए हैं। पहला सवाल ये पूछा गया है कि क्या कभी आपने सरकार बनाने का दावा पेश किया, और साथ ही ये भी पूछा गया है कि कहीं आपने इस बात का जिक्र किया कि आपके पास पर्याप्त संख्या बल है सरकार बनाने के लिए। आंचल, ऐसी स्थिति में लग रहा है कि काफी मुश्किल होगा कांग्रेस की ओर से इन सवालों का जवाब देना। बिल्कुल तान्या, कांग्रेस के लिए ना सिर्फ मुश्किल होगा, और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखें, कांग्रेस की तरफ से यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ने जैसे ही आर्ग्यूमेंट्स की शुरुआत की तो उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि देखिए, संविधान से जुड़े हुए सवालों पे मैं बाद में आता हूं, लेकिन गवर्नर ने अपना माइंड कैसे अप्लाई किया कि उन्होंने तुरंत मनोहर पर्रिकर को सरकार बनाने के लिए बुला लिया, मुझसे कंसल्ट तक नहीं किया गया, गवर्नर ने इतनी कर्टसी नहीं दिखाई। और यहीं पर मुसीबत छुपी हुई है कांग्रेस की कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट में ये कहने के लिए आई है कि गवर्नर साहब ने कर्टसी नहीं दिखाई, क्योंकि इसका कोई लीगल या अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पैरेलल्स में देखा जाए तो कोई मतलब नहीं बनता है। संविधान के तहत गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास एक डिस्क्रिशन होता है जिस दायरे में रहकर वो काम करते हैं। सच ये है कि कांग्रेस ने ना तो सरकार बनाने का दावा ठोका और ना ही कितने एमएलए उसके पास हैं ये बताया, क्योंकि लोकतंत्र में ये जरूर हो सकता है कि अगर कोई गवर्नर ही चाहे वो हो सकता है कि एक तरह से बायस से एक्ट कर रहा हो, लेकिन
कांग्रेस को कम से कम ये तो कहना चाहिए, ये तो बताना चाहिए कि क्या उसके पास ऑल्टरनेटिव में सरकार बनाने के आंकड़े हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने यहां पर ये तक कहा कि अगर कोर्ट चाहे तो अभी इसी वक्त वो फ्लोर टेस्ट के लिए अनाउंस कर दें और फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। हियरिंग अभी चल रही है तानिया, लेकिन सच ये है कि हर वो बैटल जो कांग्रेस अगर पॉलिटिकल फ्रंट पे हार रही है, उसके पास आंकड़े नहीं है, क्या वो लीगल फ्रंट पे जीत सकती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यही यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवालों की झड़ी लग रही है तो कांग्रेस के लिए उसके लिए जवाब दे पाना मुश्किल हो रहा है। 10:30 बजे एग्जैक्ट यहां पर हियरिंग शुरू हो गई थी। एक और इंटरेस्टिंग जो बात है तानिया, वो भी आपको बता दूं, अटॉर्नी जनरल अभी शायद यहां पर मौजूद नहीं है, हो सकता है कि उनकी दूसरी एंगेजमेंट हो, वो इस वक्त देश में ना हो, तो सरकार का पक्ष रखने के लिए यहां पर एएसजी तो मौजूद है ही है, साथ ही साथ यहां पर हरीश साल्वे जो वरिष्ठ वकील है वो हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इसकी जवाब देने की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब अभी अभिषेक मनु सिंघवी से खुद देते नहीं बन रहा है। बिल्कुल। हमारे साथ मनीष अवस्थी वाले पॉलिटिकल एडिटर भी इस वक्त गोवा से जुड़ा है। मनीष, आप सब कुछ कुल मिलाकर जो तीखे सवाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछे जा रहे हैं उसकी बिना भी यही है कि कितना संख्या बल इस वक्त आपके पास है कांग्रेस जो आप कोर्ट का रुख आपने किया है, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि अगर आप सरकार बनाते हैं तो फिर आप जीएफपी और एमजीपी के साथ मिलकर और निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, वो तो हमारे साथ है, इसलिए आपके पास तो संख्या बल है ही नहीं। और शायद यही वजह है कि शपथ ग्रहण की तैयारियां भी जोरों से चल रही हैं। दूसरी तरफ ऑडियो गया। मनीष, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, मनीष के पास भी हम वापस लौटेंगे। आंचल भी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से लगातार जुड़ी हुई है। आंचल, आपने कहा 10:30 बजे सुनवाई शुरू हो गई, तीखे सवाल कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं, जवाब देना बेहद मुश्किल हो रहा है। काफी दिलचस्प होने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट से आज क्या निकल कर आएगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि गोवा में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बीजेपी पूरी तरह से एक तरह से आश्वस्त नजर आ रही है कि कोई मुश्किल उनके लिए ज्यादा हो नहीं सकती। तान्या, देखिए, कोर्ट क्या कहता है और क्या फैसला सुनाता है इसको कोई प्रीजज नहीं कर सकता, मैं भी ये रिस्क नहीं उठाऊंगी। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर इसको सिर्फ लीगली नजरिए से देखा जाए, शपथ ग्रहण समारोह आज है, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की है कि इस पर स्टे किया जाए, रोक लगाई जाए। अगर एक बार शपथ ग्रहण हो जाता है तो 15 दिन के अंदर मनोहर पर्रिकर को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होगी और उसके बाद उनको एक एमएलए के तौर पर चुने जाना होगा, क्योंकि वो इस वक्त रक्षा मंत्री थे, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। अगर कहीं पर भी आज कांग्रेस को रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलता है तो ये समझिए कि एक राज्य और कांग्रेस के हाथ से चला गया, क्योंकि एक बार जब स्वेरिंग इन हो जाती है तो फिर अगर देखा जाए तो विधानसभा में मनोहर पर्रिकर को सिर्फ और सिर्फ अपने आप की मेजॉरिटी प्रूफ करनी है। इसका एक और पहलू ये भी है कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि आपने कहीं पर भी नहीं कहा है कि आपके पास आंकड़े हैं, कांग्रेस अभी भी ये बताते नहीं बन रहा है कि उनके पास आंकड़े हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट में ये ऑब्जर्वेशन या टिप्पणी मात्र लेने आए हैं कि मृदुला सिन्हा जो कि गवर्नर है उन्होंने अपने डिस्क्रेशन को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कर्टेसी नहीं दिखाई, या एक ठोस कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल उठाकर लेकर आए हैं जिससे आपको रिलीफ मिले। और वो तभी मिल सकता है जब आप ये कहीं ना कहीं कहें कि आपके पास आंकड़े हैं। सिर्फ ये कहने से बात नहीं बनती है कि उन्होंने आंकड़ों को हॉर्स ट्रेडिंग से जुटाया है। बड़ा सवाल ये है कि फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज अगर बीजेपी को मिला है, वो गवर्नर के पास पहले गए, उनके नेता रात भर नहीं सोए और वो एक वॉर रूम की तरह काम करते रहे, और आपके नेता ये डिसाइड नहीं कर पाए कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा, सीएलपी का उनकी कैंडिडेट कौन होगा, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये तमाम सवाल हैं जो जरूर कांग्रेस के सामने। बिल्कुल। और मनीष भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मनीष, जवाब देना मुश्किल हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के लिए, जो तीखे सवाल कोर्ट की ओर से पूछे गए हैं कि आपने कभी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया, आपके पास संख्या बल है या नहीं इसका आपने कहीं जिक्र नहीं किया। इन तरह के सवालों का जवाब कांग्रेस क्या देगी? देखिए तान्या, मैं आंचल को सुन रहा था और आंचल ने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो यहां मजे की बात यह है कि दिग्विजय सिंह भी यहां मौजूद रहकर जवाब नहीं दे पा रहे कि आखिर वो दावा क्यों नहीं पेश कर पा रहे। यहां पर जो फजीहत हो रही है, आपस में इतने सारे नाम हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और उसके साथ साथ यहां पर कुछ विधायक आ पा रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, तो छीछा लेदर कांग्रेस की यहां मची हुई है। और इसी के डर और बीजेपी से राजनीतिक रणनीति से परास्त होकर ये एक न्यायपालिका की शरण में पहुंचने का एक ये कवायद के तौर पर एक मूव है, ताकि ये कोशिश कांग्रेस ने आखिरी दम तक की
कि वो अपने विकल्प तलाशे। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी पूरे तौर पर आश्वस्त है और उन्होंने ये दिखा दिया है कि संख्या बल उनके पास है, चाहे चिट्ठी के जरिए, चाहे वो हस्ताक्षर के जरिए, या फिर परेड कराकर, जैसे नितिन गडकरी यहां पर उन्होंने प्रेस के सामने लाकर उन सारे चेहरों को दिखा दिया कि ये वो 21 विधायक हैं जो हमारे साथ है, इसलिए हमारी सरकार बनेगी और मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री होंगे। तो जहां तक विकल्प की बात है, मुझे नहीं लगता कि विकल्प के रूप में कोई भी ऐसी चीज सामने आएगी, क्योंकि ये राज्यपाल का विशेषाधिकार होता है वो किसे बुलाए। लेकिन राज्यपाल ये देखने के बाद कि समर्थन की चिट्ठी, वो सारे लोग इनके साथ हैं, तभी राज्यपाल ने मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर पर्रिकर को यहां नियुक्त किया था। मैं एक और खास बात बताना चाहूंगा, मनोहर पर्रिकर किस्मत के धनी और 13 का जो आंकड़ा है उनके लिए बड़ा शुभ साबित होता है। 13 उनकी जन्म तारीख है और बीजेपी को 13 सीटें मिली हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर बीजेपी के लिए और मनोहर पर्रिकर के लिए कोई खतरा दिखाई देता है। बिल्कुल मनीष, बीजेपी भी यही बात कह रही है कि अगर कांग्रेस सरकार बनाने की बात अगर कहती भी है तो किसका साथ उसे मिलेगा, क्योंकि जितने भी निर्दलीय हैं, जीएफपी है, एमजीपी है, वो तो बीजेपी के साथ इस वक्त खड़े हुए नजर आ रहे हैं। 21 विधायकों की समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी जा चुकी है। 32 विधायकों के समर्थन का दावा लगातार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। तो सवाल तो बीजेपी भी पूछ रही है कि आप किसके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे अगर आप बोल रहे हैं तो। यही बात है, क्योंकि वो सारे लोग, अगर 40 की विधानसभा यहां पर है तो उसमें से 21 लोग इनके साथ है, तो आखिर कांग्रेस कहां से बहुमत अपना साबित कर पाएगी। और इसके साथ साथ मनोहर पर्रिकर ने वो सारे जोड़तोड़ के तहत इंतजाम कर रखे हैं। अगर सूरत पड़ी, अगर कोई एक आध इधर उधर होता है, तो उन्होंने 2 से 3 विधायक ऐसे हैं जो उनके साथ खड़े होंगे, और उनके साथ खड़े होने का मतलब बीजेपी का संख्या लगातार बढ़ेगी। ऐसे में बीजेपी के लिए कोई खतरे की घंटी दिखाई नहीं देती। और ये भी हो सकता है कि अदालत कहे कि जो भी है, आपको अगर अपना दावा ठोकना था तो आपने इतना समय क्यों लिया, और समय लेने के साथ साथ आपके पास कोई चेहरा नहीं, कोई नाम नहीं जो दल की अगुवाई कर सके, भले ही आप बड़े दल के रूप में यहां पर निर्वाचन होकर पहुंचे। बिल्कुल। चलो मनीष, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। फिलहाल धन्यवाद इस सारी बातचीत के लिए। और इस सबके बीच गोवा और मणिपुर को लेकर कांग्रेस की ओर से सत्यव्रत चतुर्वेदी क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह ने उनसे बातचीत की है। गोवा में जो स्थिति उत्पन्न हुई और गोवा में कांग्रेस बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता से दूर रही, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी साहब हैं। स्थानीय विधायकों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व के अगर निर्णय समय पर लिया जाता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। क्या कहेंगे आप? अब समय कौन निर्धारित करेगा? कोई सोचता है कि चुनाव रिजल्ट आने के बाद एकदम से कुछ घंटों में फैसला हो जाए, ऐसा नहीं होता। केंद्रीय नेतृत्व के पास सारी जानकारियां आने में कुछ समय लगता है, और फिर उसके साथ सभी अन्य राजनीतिक दलों और एमएलए से संपर्क करके उनसे बातचीत करने में कुछ समय लगता है। 2 ही दिन तो हुए। मैं समझता हूं कि जो हमारे प्रभारी महामंत्री थे वहां के दिग्विजय सिंह जी, वो निरंतर वहां संपर्क में थे, अन्य राजनीतिक दलों से भी संपर्क कर रहे थे, और यहाँ केंद्रीय नेतृत्व को भी वहां की राजनीतिक स्थिति से अवगत करा रहे थे। तो ये कहना कि देर कर दी फैसला करने में, मैं समझता हूं ये कहना उचित नहीं। गवर्नर के रोल को लेकर अब हम क्या कहें? गवर्नर साहब गवर्नर की तरह कम और भाजपा एजेंट की तरह ज्यादा काम करना है। सत्यव्रत जी, एक बड़ी बात जो कि आपने कुछ समय पहले कही थी, कहा था कि पार्टी में सर्जरी की जरूरत है। क्या वक्त आ गया है कि सर्जरी अब होना चाहिए? वक्त आ नहीं गया, वक्त बीत गया। ये सर्जरी लोकसभा के पिछले चुनाव के बाद हो जानी चाहिए थी, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में। अब तो 2.5 साल से ज्यादा हो गया, 3 साल होने वाले हैं। 3 साल तक हम वो बदलाव नहीं ला सके पार्टी के चेहरे और चरित्र में, जो बदलाव लोग देखना चाहते थे। प्रियंका गांधी, आपको लगता है कि अब जिम्मेवारी संभालना चाहिए? मुझे ये इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ये फैसला राहुल, प्रियंका और सोनिया जी को करना है। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से गोवा में हालात हुआ है उसको लेकर राज्यपाल की जिम्मेवारी ज्यादा बनती है। कैमरामैन सुरेंद्र रावत के साथ राकेश